बीएससी थर्ड फर्स्ट के डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है बताने जा रहे हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशंस जो प्राप्त होता है, उसका डेरिवेशन जो प्राप्त होता है, उसका क्या अभिप्राय है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि डी ब्रोगली ने बताया था कि जो है वो डुअल नेचर रखता है, कण के साथ साथ वो तरंग एसोसिएट करता है, तरंगों को संबंध करता है, तरंग की प्रकृति भी रखता है। तो यहाँ पर एक परमाणु के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और वो कण के साथ में वो तरंग भी एसोसिएट करता है। तो यहाँ पर श्रोडिंगर ने सबसे पहले दिमाग में आया कि क्यों ना इस इलेक्ट्रॉन पर तरंग समीकरण को लागू किया जाए। तो इसके आधार पर एक इक्वेशन बनाया जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। और ये क्वांटम मैकेनिक्स में, जो कि हमने पहले बताया था क्वांटम के बारे में, कि जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं उन पर क्लासिकल मैकेनिक्स लागू नहीं होती है। तो एक नई जो है फिजिक्स है या मैकेनिक्स लागू करते हैं, उसका नाम क्वांटम मैकेनिक्स है। चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जो कि स्मॉल पार्टिकल है, जो कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, वेव एसोसिएट करता है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इस तरह का जो है एक इक्वेशन प्राप्त किया जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं कि किसी कण अथवा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि वेलोसिटी v है, m मास है, तो हाफ एम वी स्क्वायर उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और इसकी पोटेंशियल जो एनर्जी होगी तो वो किसके बराबर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ बंधा हुआ है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उसके कूलाम्बिक फोर्स के द्वारा जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, -kZe²/r के बराबर होगी। इनको हम यहाँ पर टोटल एनर्जी E इक्वल टू कितनी हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस kZe²/r। माइनस जो साइन इंडिकेट करता है वो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स को इंडिकेट करता है, क्योंकि सेम अपोजिट चार्ज के होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो हाफ एम बी स्क्वायर है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये प्लांक जो डी ब्रोगली का इक्वेशन है कि एम वी इक्वल टू h/λ। और इस तरह से हम यहाँ पर p²/2m की जगह हमने p का वैल्यू रख दिया h/λ, और इस तरह से इक्वेशंस आए, ये हाफ एम बी स्क्वायर, और इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया ऊपर वाले इस वाले इक्वेशन में। इस वाले इक्वेशंस में हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है और इस तरह से ये हमें इक्वेशंस प्राप्त हुआ। और 1/λ² इक्वल टू 2m/h² E प्लस kZe²/r। यहाँ पर E की यहाँ पे क्या है, टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी हम इस तरफ ले गए, तो इस तरह से हमें ये इक्वेशंस प्राप्त होता है। 1/λ का स्क्वायर का वैल्यू प्राप्त होता है। इस 1/λ² का जो मान है वो हम पुट करते हैं किस में, इस तरंग समीकरण में। तो ये अवकलित तरंग समीकरण कहलाता है।
डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर साई इक्वल टू 0। जहाँ पर जो साई है वो साई है इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन है, जो कि इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे क्या होता है वो एक्स डायरेक्शन में यदि वो मूवमेंट करता है तो यहाँ पर इसका जो डबल डिफरेंशियल होगा डी स्क्वायर अपॉन साई डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये इंडिकेट क्या करता है, यहाँ पर एक तरह से तरंग फलन को डबल डिफरेंशियल किया है और इस तरह से 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये एक्चुअली क्या है, तरंग समीकरण है, क्लासिकल तरंग समीकरण है, उसी में यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी गई है और इस तरह से क्लासिकल तरंग समीकरण के द्वारा हमने एक क्वांटम मैकेनिज्म में चेंज कर देते हैं इसको और इस तरह से कर दी यहाँ पर लैम्डा की। तो ये एक्स डायरेक्शन में ये तरंग समीकरण प्राप्त होता है किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। यदि वो एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो वो इस तरह से एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो इस तरह से प्राप्त होता है। यदि हम यहाँ पे तीनों ही एक विमा यानी कि एक एक्स एक्सिस की तरफ ना करके वो तीनों ही एक्सिस पे यदि मूवमेंट करता है तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर डी टू साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर इंटू साई इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशंस कहलाता है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाता है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाता है। और यहाँ पर एक डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसको एक नया ऑपरेटर के तौर पे हम मानते हैं जिसे हम लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। तो इस लाप्लासियन ऑपरेटर को हम कर देते हैं ये डेल स्क्वायर, इस ये जो साइन है वो डेल का है, डेल स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। और डेल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि डबल डिफरेंशियल ऑफ द इन डायरेक्शन एक्स बाई जेड विद रेस्पेक्ट टू साई, जिसे हम लाप्लासियन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। आगे इसी को हम इसके वेरिएबल्स साई को एक तरफ कर लेते हैं और इस तरह से यहाँ पर ई साई को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो ये माइनस एच स्क्वायर अपॉन इस फॉर्म में लाते देते हैं, माइनस एच स्क्वायर अपॉन डेल पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर अपॉन प्लस बी साई इक्वल टू ई साई। तो यहाँ पर देखा जाए इस वाले इक्वेशन को तो इस इक्वेशंस की अपने आप में महत्ता है कि यहाँ पर साई यहाँ पे क्या है, वेव फंक्शन है और ई यहाँ पे क्या है, आइगन वैल्यू कहलाती है। और ये पूरा जो ब्रैकेट में राशि है उसे हम कहते हैं ऑपरेटर। और ये कौन सा ऑपरेटर कहलाता है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर। तो इस तरह से हैमिल्टनियन ऑपरेटर को हम साई पे ऑपरेट करते हैं तो हमें आइगन फंक्शन साई और वही साई मिलता है जो कि यहाँ पे हम जिस पे ऑपरेट करते हैं वही हमें वापस से मिले वेव फंक्शंस। तो इस तरह का जो ऑपरेटर कहलाता है ऑपरेटर कहलाता है। और ये जो वैल्यू कहलाती है ई, ये आइगन वैल्यू कहलाती है और ये फंक्शंस कहलाता है वो आइगन फंक्शन कहलाता है। तो इस तरह से एस साई इक्वल टू ई साई ये इक्वेशंस प्राप्त हुआ और ये एक्स वाई जेड जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाते हैं उस पर हम लागू करते हैं। अब यदि हम इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जगह स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ले लें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, तो कार्टेशियन कहलाते हैं। एक्स वाई जेड डायरेक्शन में यदि मूवमेंट करता है, यदि यही इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली कोऑर्डिनेट में मूवमेंट करे तो ये कहलाते हैं आर थीटा फाई। आर यहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन कहलाता है, थीटा एंड फाई यहाँ पे एंगुलर वेव फंक्शंस कहलाते हैं। तो इस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम कन्वर्ट करते हैं इस डायग्राम के आधार पर कि यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, माना कि आर यहाँ पर ये रेडियल वेव फंक्शन है, आर यहाँ पे रेडियस है और इस रेडियस को जो हमने पी ओ पी के द्वारा नोट कर रखा है तो ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पर क्या होगा, आर साइन थीटा कॉस फाई, ये जेड एक्सिस पे है, एक्स और जेड के बीच में है ये। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक्स इक्वल टू आर साइन
फाइव कॉस आर साइन थीटा कॉस फाइव, बाई इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस साइन फाइव, और जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो इस तरह से इनकी वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो हमें प्राप्त होता है ये वाला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस है जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है। किस में है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, जिसे हम कहते हैं गोलीय जो है निर्देशांक में है। आर थीटा फाइव के फॉर्म में दे रखा है। तो जो समीकरण यहाँ पर है उसी समीकरण को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, और इस तरह से हमें जो इक्वेशन प्राप्त होता है इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हमें क्वांटम संख्या प्राप्त होती हैं, जैसा कि हमने कल पिछले लेक्चर्स में बताया था कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर हमें तीन मानने पड़ते हैं, तीन स्वेच्छा से कोफिशिएंट मानने, ऐच्छिक कोऑर्डिनेट होते हैं, वो कोफिशिएंट होते हैं एन, एल और एम, जो कि क्वांटम संख्या कहलाती हैं, जो कि इसी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने पर प्राप्त होती हैं। इनकी वैल्यू हमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमें तीन क्वांटम संख्या प्राप्त होती हैं, और ये तीनों की तीनों क्वांटम संख्या में इंफॉर्मेशन देते हैं। आगे अब जो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जो साई जो फंक्शन है वो आर थीटा फाइव का फंक्शन है, और हम यहाँ पे आर को अलग कर लें और थीटा और फाइव को अलग कर लें, तो यहाँ पर ये जो प्राप्त होता है कैपिटल आर, ये आर कैपिटल रेडियल वेव फंक्शन कहलाता है, और ये थीटा और फाइव जो कि हमने यहाँ पे बाई के द्वारा इंडिकेट कर रखा है वो एंगुलर वेव फंक्शंस कहलाते हैं। तो जो साई है फंक्शन है किसका फंक्शन है? आर थीटा फाइव का, और उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि एक पार्ट तो कौन सा है? एक पार्ट है तुम्हारा रेडियल वेव फंक्शन, और दूसरा पार्ट है तुम्हारा जो कि थीटा और फाइव है, जो कि कोण पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वो एंगुलर वेव फंक्शंस कहलाते हैं। और इस तरह से हमें जो कर्व प्राप्त होते हैं इनको अलग करके फिर जो है हम रेडियल वेव फंक्शंस ही निकालते हैं, जो कि केवल आर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? केवल आर पर, यानी कि रेडियस पर। और उस वेव फंक्शंस को हम लेते हैं जो कैपिटल आर यहाँ पे क्या है? कैपिटल आर रेडियल वेव फंक्शन है, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर है। तो ये 4 पाई स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, और हम ये प्लॉट करते हैं किसके बीच में? रेडियस के बीच में। तो ये प्लॉटिंग जो होती है हमें, तो इस तरह का हमें ग्राफ प्राप्त होता है। ये 1s ऑर्बिटल के लिए प्राप्त होता है। इस तरह का ये जो ऑर्बिटल प्राप्त होता है 1s ऑर्बिटल, यहाँ पे n हमने माना था 1, l इक्वल टू 0, तो ये s 1s ऑर्बिटल कहलाता है। तो इस तरह का हमें वेव फंक्शंस मिलता है। ये 2s ऑर्बिटल के लिए है, तो यहाँ पर n इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू 0 हमने वैल्यू ली गई, तो हमें इस तरह का वेव फंक्शंस प्राप्त होता है। तो ये सब क्या है? रेडियल वेव फंक्शन है, जो कि रेडियस पे डिपेंड करते हैं, जो कि रेडियस पे डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए इन ग्राफ में, तो यहाँ पर ये जो मिलता है ये नोड्स मिलता है, तो ये कहलाता है स्फेरिकल नोड कहलाते हैं, या रेडियल नोड कहलाते हैं। ये रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 है। तो ऐसा स्पेस, ऐसी जगह जहाँ पर दो उच्चिष्टों के बीच में जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है, वो क्या कहलाता है? नोड्स कहलाते हैं। तो इस तरह पे नोड प्राप्त होते हैं। ऐसे ही ये n इक्वल टू 1 2 हमने l इक्वल टू 1 रखे पर 2p ऑर्बिटल, इस तरह का हमें प्राप्त होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के रेडियल वेव फंक्शंस हैं जो डिफरेंट अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए दे रखे हैं। तो n, l और m के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि किस तरह से डिपेंड करते हैं, और नोडल प्लेन क्या होते हैं, नोडल नोड्स क्या होते हैं, इसके बारे में बताया। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट अगले टाइम बताएंगे।